Hello all of you. Now let's see section 40A subsection 2. अब ये जो सेक्शन हम देखेंगे 40A, इसमें 4 सबसेक्शंस आएंगे and all of them are disallowances. Subsection 2, then 3, then 7 and 9. जिसमें से 7 और 9 तो बहुत सिंपल है, 2-2 मिनट के हैं. 2 और 3 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको डिटेल में आपको स्टडी करना है. तो सबसे पहले शुरू करते हैं 2 से. अमाउंट्स नॉट डिडक्टेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट टू रिलेटिव्स. किसको हम पेमेंट कर रहे हैं? रिलेटिव्स को, यानी रिलेटेड पार्टीज को. रिलेटिव्स का मतलब सिर्फ इंडिविजुअल के लिए नहीं होता, कंपनी के भी रिलेटिव्स होते हैं. कौन होते हैं वो अभी हम देखेंगे. सो कोई भी खर्चा आप करते हो, कोई भी एक्सपेंडिचर आप करते हो जिसका पेमेंट रिलेटिव को होगा, यानी कि we are incurring an expenditure like for example purchase of goods from a related person, या हमने सर्विसेज लिए किससे? रिलेटेड पर्सन से, और उसको हम पेमेंट कर रहे हैं. तो ये सेक्शन के पीछे लॉजिक क्या है मैं पहले आपको समझा दूं. बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है. टैक्स प्लानिंग को रोकना. टैक्स प्लानिंग को रोकना है. तो टैक्स प्लानिंग आपने कैसे किया वो पहले अपन देखते हैं. तो गवर्नमेंट ने कैसे रोका वो समझ में आएगा, है ना. सो लेट्स सी. एक केस देखते हैं कि ये आप हो मिस्टर ए, अमिताभ बच्चन, and you have got lot of incomes. Your total income is in the range of 75 to 100 lakhs. यानी आपको ना सिर्फ 30% स्लैब लग रहा है बल्कि सरचार्ज भी लग रहा है. 50 लाख के ऊपर सरचार्ज भी है. So you are paying lot of tax. टैक्स अबव 10 lakhs जो है आपकी इनकम का, वो चार्जेबल है 30% से. एंड देन यू आर ऑल्सो लाइबल टू सरचार्ज एंड सेस ऑफ कोर्स. तो आपने एक काम किया, यानी आप क्या कर सकते हो इन सिंपल वर्ड्स कि अगर आपकी फैमिली है, जैसे आप सब जानते हैं अभिषेक बच्चन बेटा है, कुछ कमाता वमाता तो है नहीं तो उसका जो बेसिक एग्जेम्पशन है वो आप यूज कर सकते ना. अनलेस के बहू यूज कर रही है तो बात अलग है, लेकिन अगर नहीं तो आप यूज कर सकते. सो यू हैव गॉट से 6 फैमिली मेंबर्स एंड दे डोंट हैव एनी अदर इनकम, नो अदर इनकम्स. So what you can do is you can transfer your income to your family members. Very simple. How do you do that? How to transfer the income? How much to transfer पहले वो बता देता हूँ. Around say 10 to 15 lakhs per person. आप अपनी इनकम तो टोटल देखो 7 लोग हो गए, आप खुद और आपके 6 फैमिली मेंबर्स, टोटल 7 पीपल में डिवाइड करना इनकम को. तो 80 लाख अगर इनकम है, 7 से डिवाइड कर दो, अराउंड 12-15 लाख के आसपास में जो भी आता है हर किसी को ट्रांसफर कर दो. तो इससे क्या होगा कि दे विल बी एबल टू एंजॉय द बेसिक एग्जेम्पशंस एंड द लोअर स्लैब रेट्स ऑफ टैक्स. तो आपका टोटल जो टैक्स है बहुत कम हो जाएगा. बहुत सिंपल टैक्स प्लानिंग, द बेस्ट टैक्स प्लानिंग दैट यू कैन ऑलवेज डू. बट फॉर दैट यू नीड टू हैव अ गुड फैमिली, अ बिग फैमिली, एंड who don't have their own incomes. But these days that is difficult because आजकल तो सब वर्किंग लोग हो गए. अभिषेक बच्चन जैसा बेटा सबको मिलना पॉसिबल नहीं है फॉर टैक्स प्लानिंग पर्पस. अच्छा चलो देखते हैं. सब जोक हैं, ऑल जोक, सो डोंट माइंड इवन इफ यू लव अभिषेक बच्चन. अच्छा अब ये करेंगे कैसे, इस पे ध्यान दो. शिफ्ट करना है वो तो समझ में आ गया, कैसे करना है. तो ये है ए, ठीक है. अब ये कौन सी इनकम शिफ्ट हो सकती है मालूम है? बिजनेस इनकम. सैलरी वैलरी को शिफ्ट करना इम्पॉसिबल है, इसलिए सैलरी तो रहना ही नहीं, हमेशा खुद का बिजनेस करने का. नेवर बी अ सैलरीड पर्सन बिकॉज यू एंड अप पेइंग द मैक्सिमम अमाउंट्स ऑफ टैक्स. तो चलो ये ए है, उसका बिजनेस है. क्या बिजनेस है? मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है या ट्रेडिंग का भी हो सकता है, जो भी है. सो व्हाट ही डज, ही बाइज द रॉ मटेरियल. यानी एक तरफ आपके खर्चे होते हैं एक्सपेंडिचर साइड, और एक तरफ आपका होता है सेल्स. रॉ मटेरियल खरीद के लाओ, फिर कंज्यूमेबल्स, फिर लेबर, ये वो बहुत सारे पेमेंट्स है.
So all expense side and the sales side, you have got two sides. Okay. अब इस तरफ में प्लानिंग कैसे करेंगे? ये रॉ मटेरियल मार्केट में 100 रुपए में आ रहा था, कितने में? 100 रुपए। 100 रुपए उसका फेयर मार्केट वैल्यू है। वी आर परचेजिंग एट 100 रुपीज पर यूनिट। तो अब हम क्या करेंगे कि अपना कॉस्ट 100 रुपए हो रहा था, अपन डायरेक्ट ना परचेज करके बीच में ये रिलेटिव्स जो है उनको डाल देंगे। तो रॉ मटेरियल वो परचेज करेंगे 100 रुपए में और अपने को बेचेंगे 150 रुपए में। सो फॉर अस द कॉस्ट विल गो अप। 50 रुपए से पर यूनिट कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा, यानी अपना प्रॉफिट कम हो जाएगा, है ना। और यही 50 रुपए किसके हाथ में अब इनकम दिखेगी? रिलेटिव के हाथ में, बिकॉज फॉर देम द परचेज इज एट 100 एंड सेल्स इज एट 150। तो ये 50 रुपीज का इनकम अब किसके हाथ में आएगा? रिलेटिव के हाथ में। और ए का प्रॉफिट उतने से कम हो जाएंगे, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। तो इस तरह से प्लानिंग करो कि मल्टीप्लाई बाय सो मेनी यूनिट्स इट विल कम टू सो मच अमाउंट। 10 से 15 लाख शिफ्ट हो जाना चाहिए इन द कोर्स ऑफ द ईयर, पूरे साल में। तो ऐसे अलग अलग रिलेटिव्स के नाम से बिजनेसेस खोल दो। रॉ मटेरियल नंबर 1 सप्लाइड बाय रिलेटिव ए, raw material 2 supplied by relative B, raw material 3 supplied by relative 4 and so on and so forth, है ना। सिंपल है। तो आप ऐसा करोगे तो गवर्नमेंट क्या चुप बैठेगा, खामोश बैठेगा? ऑफ कोर्स नॉट। तो उन्होंने क्या किया कि 48(2) बनाया। और 48(2) क्या कहता है कि ये है असेसी, A is our assessee. Now he incurs an expenditure. Expenditure क्या है? Purchase of raw material. And in respect of this expenditure, he is making payment to relative. यानी हमने खर्चा किया और खर्चा में परचेजिंग जो किया वो किससे किया? रिलेटिव से किया। तो यहां पे गवर्नमेंट कहता है 48(2) के अंदर कि ये अमाउंट जो है 150, इफ दिस इज अबव द फेयर मार्केट वैल्यू, ये अगर फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा है, जो कि दिख रहा है क्योंकि यही रॉ मटेरियल का मार्केट वैल्यू तो 100 है, नॉर्मली मार्केट में 100 रुपए मिलता है, लेकिन इसी 100 रुपए के बदले हम हमारे रिलेटिव को कितना पेमेंट दे रहे? 150, यानी 50 रुपीज क्या हो जाएगा? एक्सेसिव पेमेंट। सो योर एक्सेसिव अमाउंट इज 50 रुपीज। सो दिस सेक्शन गिव्स राइट टू AO to disallow this 50 rupees। जो एक्सेसिव पोर्शन है उसको असेसिंग ऑफिसर डिसअलाउ कर सकता है। आया समझ में? द एक्सेसिव पोर्शन, द एक्सेसिव पार्ट कैन बी डिसअलाउड बाय द असेसिंग ऑफिसर। ये अपने को वॉलंटरीली डिसअलाउ नहीं करना है, सेल्फ असेसमेंट में इसको हम नहीं करेंगे। एओ को राइट है, ये सेक्शन डिस्क्रिशनरी है, डिस्क्रिशनरी अपॉन द एओ, एट द डिस्क्रिशन ऑफ एओ। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर, एट द डिस्क्रिशन ऑफ एओ। एओ चाहे तो डिसअलाउ करे और ना चाहे तो अलाउ कर दे, उसके ऊपर है, सब कुछ एओ के ऊपर है। तो आया समझ में? बहुत ही सिंपल सेक्शन है 48(2). अब इसका एक तोड़ मैं आपको बताता हूं, 48(2) से बचना कैसे। 42 कहां लग रहा है? एक्सपेंडिचर साइड पे लग रहा है, करेक्ट। व्हेन यू इनकर एन एक्सपेंस फॉर विच यू आर मेकिंग पेमेंट टू अ रिलेटिव इन एक्सेस। एक्सेस में 3 बातें हैं, मैं बताऊंगा अभी। ये एक पॉइंट है, इन एक्सेस ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू, ठीक है। और 2 बातें हैं, मैं अभी समझाता हूं आपको। तो अगर एक्सेसिव पेमेंट हम रिलेटिव को करेंगे खर्चों के लिए, तो ये 48(2) लगता है और कहता है कि एओ हैज अ राइट टू डिसअलाउ, है ना। तो इससे बचने का तरीका क्या है कि आप एक्सपेंडिचर साइड में प्लानिंग करो इच मत, नो एडजस्टमेंट्स, डोंट यूज योर रिलेटिव्स हियर। डायरेक्ट मार्केट से परचेज करो 100 रुपए में एट मार्केट प्राइस। तो फिर शिफ्टिंग कैसे करेंगे? रिलेटिव को इनकम शिफ्ट कैसे होगा? सेल्स साइड पे। तो हम क्या करेंगे कि जो प्रोडक्ट हम मार्केट में बेच रहे थे
एट अ प्राइस ऑफ 190, हमारा फिनिश गुड्स 190 में हम बेचते हैं, तो वो 190 में डायरेक्ट होलसेलर्स को बेचते हैं। तो अपन क्या करेंगे कि अपने रिलेटिव्स को इधर से हटा करके इधर खड़ा कर देंगे एज डीलर्स। सो वील नाउ अपॉइंट आवर रिलेटिव्स एज डीलर्स ऑफ आवर फिनिश्ड गुड्स। तो जो फिनिश गुड्स हम मार्केट में 190 में डायरेक्टली बेचते थे होलसेलर्स को, वो अब डायरेक्टली ना बेच करके अपने रिलेटिव को बेचेंगे, और ये रिलेटिव फिर उसको मार्केट में बेचेंगे। आ रहा है? तो अपन रिलेटिव को बेचेंगे, रिलेटिव मार्केट में बेचेंगे, और रिलेटिव को अपन कितने में देंगे? कम करके दे देंगे, 160 में दे देंगे, और वो फिर मार्केट में 190 में बेचेंगे। तो हम जो 190 में बेच रहे थे वो 160 कर देंगे, प्राइस को कम कर देंगे, तो प्रॉफिट शिफ्ट हो गया। सीधी बात, प्राइस को कम कर दिया तो प्रॉफिट शिफ्ट हो गया किसको? रिलेटिव को। 30 रुपीज पर यूनिट का प्रॉफिट शिफ्ट। अब बताओ कि कोई सेक्शन है क्या इनकम टैक्स एक्ट में जो इसको रोके? नहीं है, नहीं है, नहीं है। एक्सेप्ट एक सेक्शन आएगा 43 CA, दैट इज फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टीज। इमूवेबल प्रॉपर्टीज अगर आपके पास है और वो अगर आप स्टैम्प वैल्यू से कम में बेचते हो, उसमें भी रिलेटिव का कोई फंडा नहीं है, किसी को भी बेचो, लेकिन स्टैम्प वैल्यू से कम में बेचोगे तो स्टैम्प वैल्यू को सेल कंसिडरेशन माना जाता है। लेकिन ये तो इमूवेबल नहीं है, तो नॉर्मल गुड्स है हमारे फिनिश गुड्स, इसमें बिंदास आप शिफ्ट कर सकते हो। इसमें केस लॉस भी आए हैं, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ कह रहा हूं, इट्स नॉट यानी कि थियोरेटिकल प्रपोजिशन, इट्स प्रैक्टिकल। इसमें केस लॉस भी है जहां कोर्ट ने कहा है कि हमारा सेलिंग प्राइस हम क्या रखें ये असेसिंग ऑफिसर हमें नहीं बता सकता। फेयर मार्केट वैल्यू में भी 200 बट आई एम सेलिंग एट 150। आजकल देखो मार्केट में हर जगह तो सेल लगा होता है, हर जगह 50%, 60%, 80% सेल में लोग बेचते हैं, बड़े बड़े दुकान सेल लगा के बेचते हैं। तो क्या असेसिंग ऑफिसर आके हमको बोलेगा कि आपने सेल क्यों लगाया, आपको फुल प्राइस पे बेचना चाहिए था, फेयर मार्केट वैल्यू को हम आपका सेल कंसिडरेशन मानेंगे? ऐसा है क्या? कुछ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। सो हियर यू कैन इजीली डू प्लानिंग। ओके, तो ये अलाउड है, ये अलाउड नहीं है। समझ में आया? वेरी गुड। तो देखो 48(2) को अभी अपन पढ़ते हैं, बहुत सिंपल है। एनी एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ विच पेमेंट हैज बीन मेड टू एनी रिलेटेड पर्सन, रिलेटेड पर्सन को पेमेंट किया है, इज डिसअलाउड टू द एक्सटेंट, कितना डिसअलाउ होगा? देखो, टू द एक्सटेंट सच एक्सपेंडिचर इज कंसिडर्ड बाय द एओ टू बी एक्सेसिव और अनरीजनेबल। तो दो बातें समझ में आई। एक तो एओ के डिस्क्रिशन पे है, देखो इज कंसिडर्ड बाय एओ टू बी एक्सेसिव। एओ अगर समझेगा कि एक्सेसिव है तो डिसअलाउ कर सकता है, अगर वो समझेगा कि एक्सेसिव नहीं है तो डिसअलाउ नहीं करेगा। सो दिस सेक्शन इज नॉट मैंडेटरी, इट इज डिस्क्रिशनरी एट द ऑप्शन ऑफ, डिस्क्रिशन यानी एट द ऑप्शन ऑफ एओ, उसके हाथ में है, करना तो करना, नहीं तो नहीं करना। और डिसअलाउ अगर वो करना चाहे भी तो कितना डिसअलाउ करेगा? फुल एक्सपेंडिचर को डिसअलाउ करेगा क्या? नो, ही कैन ओनली डिसअलाउ द एक्सेसिव और द अनरीजनेबल पार्ट। ओके, हैविंग रिगार्ड टू the fair market value of the goods, services or facilities for which the payment is made, जो भी एग्जाम्पल में मैंने आपको समझाया। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स लाइक रॉ मटेरियल, और सर्विसेज, सर्विसेज भी आती है इसमें, खर्चे तो सर्विसेज के भी हो सकते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल अपना एक रिलेटिव कौन है, कोई एक्टर है, तो हमने उसको यूज किया एडवर्टीजमेंट के अंदर एज अ ब्रांड एम्बेसडर। अब नॉर्मली ब्रांड एम्बेसडर फीस देनी चाहिए 1 करोड़, हमने हमारे रिलेटिव को दिया 5 करोड़, हो सकता है। तो वो भी जो 4 करोड़ एक्सेसिव आपने दिया है, दैट कैन बी डिसअलाउड। गुड। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट में लिखा है, ये हैविंग रिगार्ड टू वर्ड कॉमन है, हैविंग रिगार्ड टू फेयर मार्केट वैल्यू, पहला पॉइंट। नंबर 2, हैविंग रिगार्ड टू लेजिटिमेट नीड्स, नीड्स जरूरत ऑफ द बिजनेस और प्रोफेशन ऑफ द एसएससी। नीड्स का मतलब है जरूरत,
जरूरत है, जरूरत है, जरूरत है बिजनेस के खर्चे की। तो बिजनेस में खर्चे जो हम करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसलिए मैंने गाना गाया, ऐसे ही नहीं गाता मैं। ये बहुत दिमाग वाला टॉपिक है, इसको याद रखना है आपने। क्या है? नीड्स। अब मैंने क्या किया, फारूका क्लासेस के लिए मैंने कैटरीना को ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट कर दिया, एंड आई पेड हर 7 crores एज ब्रांड एम्बेसडर फीस। ये सोच के कि अगर वो हमारा ब्रांड एम्बेसडर का काम करेगी, शी विल प्रमोट फारूका क्लासेस, तो ज्यादा चलने लगेंगी क्लासेस। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, और इतने क्रोर्स देने की कोई जरूरत भी नहीं थी। तो एओ मुझे बुला के पूछता है कि फारूक सर, आपका ऐसा लॉस कैसे आ गया? मैंने बोला वो ये फंस गया था मैं कैटरीना के चक्कर में, चक्कर यानी कि उसको ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया और इतना इतना पेमेंट उसको दे दिया, हेंस देयर इज अ लॉस। तो एओ मालूम है क्या कहता है? वो कहता है मैं डिसअलाउ करूंगा इस एक्सपेंस को। मैंने बोला भैया क्यों करोगे आप डिसअलाउ? तो कहता है आपको जरूरत थोड़ी थी, आपका तो नाम ही काफी था, आपका प्रोडक्ट तो वैसे बिक जाता, आपने उसको क्यों अपॉइंट किया? देयर वाज नो नीड एंड देयरफॉर आई विल डिसअलाउ दिस एक्सपेंस टू यू। अब बताओ आप, यू आर माई चार्टर्ड अकाउंटेंट, क्या करें? क्या वो डिसअलाउंस सही है कि गलत है? हाँ, सरासर गलत है। याद रखो, नॉर्मल कोर्स में बिजनेस हेड का लॉजिक ये है कि आई एम द बिजनेसमैन, आई हैव द राइट टू इनकर एनी एक्सपेंस दैट आई थिंक इज गुड फॉर माई बिजनेस। अगर मुझे लगता है कि ये खर्चे की जरूरत है हमारे बिजनेस में, तो मैं कर सकता हूं, कोई असेसिंग ऑफिसर मुझे रोक नहीं सकता। दे डू नॉट हैव द राइट टू क्वेश्चन द नीड ऑफ द एक्सपेंडिचर। लेकिन 48(2) में अगर ये पेमेंट रिलेटिव को है, रिलेटेड पर्सन को अगर पेमेंट्स है, then AO has right to question the need. In all other cases, AO does not have right to question need. This is very important point, हाँ? बाकी कोई भी सिचुएशन में अगर हम रिलेटेड पर्सन को पेमेंट दे रहे हैं तो 42 में कवर्ड है, एओ को राइट मिल गया है। बाकी कोई भी केसेस में अगर मैं नॉन रिलेटेड पर्सन को पेमेंट करूं, अब कैटरीना कैफ मेरी कोई रिलेटिव है क्या? नो, एब्सोल्युटली नॉट। तो वहां पे कोई क्वेश्चन अराइज नहीं हो सकता। एओ कैन नॉट क्वेश्चन मी कि भैया आपने उसको क्यों पेमेंट दिया। अरे पेमेंट दिया है, इफ आई कैन प्रूव दैट दिस इज अ राइट पेमेंट मेड एंड शी हैज रिसीव्ड एंड शी हैज शोन इट एज हर इनकम, तो एओ मुझे क्वेश्चन नहीं कर सकता, जरूरत का क्वेश्चन नहीं हो सकता। लेकिन अगर वो मेरी रिलेटिव है, मान के चलो सिर्फ अजम्पशन के लिए, हाँ, ओनली फॉर अजम्पशन हम ये मान ले कि कैटरीना मेरी बहन है, सिर्फ अजम्पशन के लिए, बिल्कुल इल्यूजरी अजम्पशन है, तो फिर ये 48(2) लगाया जा सकता है। आ रहा है समझ में? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो फिर वो क्वेश्चन करेंगे मुझे कि भैया जरूरत क्या है? हमको लगता है कि जरूरत नहीं है, सिर्फ तुम्हारी बहन है इसलिए तुमने उसको पेमेंट दे दिया, अदरवाइज देयर इज नो नीड। तो फिर अगर मैं नीड को प्रूव नहीं कर पाया कि भैया ये जरूरत थी इस खर्चे की, अगर मैं प्रूव नहीं कर पाता हूं, तो एओ को राइट मिल जाता है टू डिसअलाउ दिस एक्सपेंडिचर इवन दो इट इज एज पर द मार्केट रेट्स। कैटरीना चार्जेस 7 crores फ्रॉम एवरी पर्सन फॉर whom she acts as a brand ambassador. उसका नॉर्मल उतना प्रोफेशनल फीस ही है, मैंने भी उतना ही दिया जितना मार्केट रेट है उस चीज का, उतना ही मैंने भी पेमेंट दिया, लेकिन फिर भी वो डिसअलाउ हो सकता है ऑन द क्वेश्चन ऑफ नीड। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? एक तो मार्केट वैल्यू का डिफरेंस,
कैटरीना बाकी लोगों से अगर 1 करोड़ चार्ज करती है, बहन है मेरी अभी अजम्पशन में, और वो मार्केट में 1 करोड़ चार्ज करती है एज ए ब्रांड एम्बेसडर फॉर 1 ईयर, और मेरे से 7 करोड़ लिया, तो 6 करोड़ एक्सेसिव हो गया ऑन फेयर मार्केट वैल्यू टर्म्स, तो वो डिसअलाउ हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर मार्केट रेट के हिसाब से भी है लेकिन अगर उसकी जरूरत ही नहीं है तो भी डिसअलाउ हो सकता है। समझ में आ रहा है? सो तो ये कब लगता है नीड का क्वेश्चन, सब कब आता है? व्हेन द एक्सपेंडिचर इज एज पर द फेयर मार्केट वैल्यू, कुछ भी एक्सेसिव नहीं है, फेयर मार्केट वैल्यू के हिसाब से ही है लेकिन जरूरत ही नहीं है, तो वो यहां डिसअलाउ हो सकता है। गुड, समझ में आ गया। और तीसरा पॉइंट है बेनिफिट्स डिराइव्ड बाय और एक्रूइंग टू हिम देयर फ्रॉम। तो ये नीड और बेनिफिट्स ये दोनों एक तरह से काफी रिलेटेड है। नीड यानी जैसे मैंने कहा कि खर्चे की जरूरत है क्या, और दूसरा पॉइंट है उसी का दूसरा साइड कि उससे कोई बेनिफिट मिला क्या। तो अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि देखो कैटरीना को मैंने अपॉइंट किया एज ए ब्रांड एम्बेसडर, आप कह रहे जरूरत नहीं है, फारूक हक का नाम ही काफी था, मैंने कहा ठीक है भाई नाम काफी था, इट्स फाइन, लेकिन कैटरीना के अपॉइंट करने से अपना टर्नओवर 15 टाइम्स बढ़ गया, 15 टाइम्स बढ़ गया। जो टर्नओवर मेरा पहले 10 करोड़ था वो 150 करोड़ हो गया, जस्ट बिकॉज वी अपॉइंटेड हर एज अ ब्रांड एम्बेसडर। तो उसके आने से सारे सीए स्टूडेंट्स हमसे क्लास लेने लग गए, जो पहले नहीं लेते थे वो भी लेने लग गए। सो इफ वी कैन प्रूव दिस तो फिर वो अलाउ हो जाएगा। तो ये दोनों जो है ना ये कनेक्टेड है, नीड्स एंड बेनिफिट्स। तो वो कहेंगे भैया जरूरत नहीं, मैं कहूँ बिल्कुल जरूरत है, देखो इतना प्रॉफिट लाना है तो वो जरूरत थी उसकी। तो बेनिफिट से अपन नीड को भी प्रूव कर सकते हैं टू सम एक्सटेंट। आ रहा है समझे? एटलीस्ट इन दिस एग्जाम्पल ऑफ ब्रांड एम्बेसडर। तो दोनों कनेक्टेड है कहीं ना कहीं। तो अगर ऑफिसर कह रहा है कि नीड नहीं है तो आप इस तरह से प्रूव कर सकते हो कि भैया बेनिफिट देखो ना, मैंने खर्चा करने से बेनिफिट कितना निकाला, जबरदस्त बेनिफिट निकाला। लेकिन अगर दोनों भी नहीं है, एओ कहता है कि भाई आप सीए क्लास रन कर रहे हैं, कैटरीना की कोई जरूरत नहीं है। नंबर 2 के यानी कि सीए स्टूडेंट्स कैटरीना को देख के थोड़ी क्लास लेते हैं, है ना, बात सही है ना। और दूसरी बात कि उससे कोई बेनिफिट भी नहीं मिला, जो मेरा टर्नओवर पिछले साल था वही टर्नओवर इस साल भी कंटिन्यू हो रहा है, वही नेक्स्ट ईयर में कंटिन्यू होगा। अरे सीए में बच्चे कितने रहते कि साला टर्नओवर इंक्रीज होगा, तो टर्नओवर भी इंक्रीज नहीं हो रहा, सो देन इट कैन बी डिसअलाउड। तो 3 बातें याद रखना है, फेयर मार्केट वैल्यू, नीड्स एंड बेनिफिट्स। उस खर्चे का बेनिफिट कितना मिला उसको जस्टिफाई करो। एक्सपेंस विल बी जस्टिफाइड बाय द बेनिफिट्स डिराइव्ड, and if we cannot justify then AO gets the right to disallow that expenditure. लेकिन तीनों में कॉमन पॉइंट क्या है? पेमेंट मस्ट बी मेड टू अ रिलेटेड पर्सन। ठीक है, तो फिर डिसअलाउ हो जाएगा। और P&L में एडजस्टमेंट इसका बहुत सिंपल आता है, क्वेश्चन जो आएंगे एग्जाम में तो उसमें क्या रहता है कि P&L डेबिट में कोई खर्चे रहते सारे, नीचे में नोट में दिया रहेगा कि फलाना फलाना खर्चा रिलेटेड पर्सन को पे हुआ है एंड द एओ कंसिडर्स इट टू बी एक्सेसिव, ऐसे लिखा रहेगा। द एओ कंसिडर्स इट टू बी एक्सेसिव बाय सो मच अमाउंट, 10,000, 15,000, 20,000, 50 लाख। तो अपने को बहुत सिंपल करना है, उतना अमाउंट प्रॉफिट में ऐड बैक कर देने का है, एक्सपेंडिचर को डिसअलाउ करके ऐड बैक कर दो बस। फिर डेफिनेशन ऑफ रिलेटेड पर्सन भी दिया है, तो इसको एक बार पढ़ के अपने को रखना है। इस पर डायरेक्ट कोई क्वेश्चन नहीं आता, मगर एक बार नॉलेज में रहना चाहिए ना कि रिलेटेड पर्सन में कौन आता है, किसको पेमेंट करेंगे तो डिसअलाउंस में आएगा। नॉट मच फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बट मोर इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर आर्टिकलशिप पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि टैक्स ऑडिट जो आप करते हैं उसमें ये पॉइंट को एक पॉइंट रहता है टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के अंदर, हैज एनी पेमेंट बीन मेड टू रिलेटेड पर्संस एज कवर्ड बाय 48(2), तो इस पे आपको टैक्स ऑडिट में रिपोर्टिंग करना पड़ता है, तो उसके ज्यादा काम का है। तो देखते हैं, चलो अगर असेसी इंडिविजुअल है तो उसके रिलेटिव्स, माँ बाप, बीवी, बच्चे, भाई बहन, वो सब आ गए उसमें। नंबर 2, where the assessee is a company, firm,
एसोसिएशन ऑफ पर्संस और एचयूएफ, एसएससी कौन है? कंपनी, फर्म, एओपी, एचयूएफ। तो उसके इस केस में डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, जो अपनी कंपनी का डायरेक्टर है वो रिलेटेड हो गया। तो अपन जो पेमेंट्स डायरेक्टर्स को करेंगे वो इसमें क्वेश्चन हो सकते हैं, 48 में आ सकते हैं। देन पार्टनर, फर्म के लिए पार्टनर, कंपनी के लिए डायरेक्टर, एसोसिएशन के लिए मेंबर, और तुम्हारे फैमिली के लिए भी उसके मेंबर्स, और एनी रिलेटिव ऑफ सच डायरेक्टर, पार्टनर और मेंबर। इन्हें रिलायंस ने पेमेंट किया अंबानी को तो वो भी इसमें आएगा 48 में, और अंबानी की वाइफ को किया, बच्चों को किया तो वो भी 42 में आएगा, यानी आ सकता है। थर्ड में दिया है कि एनी इंडिविजुअल हु हैज सब्सटैंशियल इंटरेस्ट इन द बिजनेस और प्रोफेशन ऑफ द असेसी और एनी रिलेटिव ऑफ सच इंडिविजुअल। तब यहाँ असेसी कौन? असेसी कोई भी हो सकता है यहाँ, एनी वन असेसी, इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, कंपनी, कोई भी। तो जो लोग हमारे अंदर असेसी के अंदर सब्सटैंशियल इंटरेस्ट होल्ड करते हैं, यानी जैसे हम कंपनी है, रिलायंस कंपनी है, तो एक शेयर होल्डर है फारूक हक नाम का, जिसके पास रिलायंस के 32% शेयर्स है। जानते हैं आप लोग उस आदमी को, है ना, फारूक हक को जानते हैं आप लोग। तो उसके पास रिलायंस के कितने शेयर्स हमारे में? 32%, यानी 20 या उससे ज्यादा हो गए तो उसको अपन क्या मानते हैं? सब्सटैंशियल इंटरेस्ट होल्डर, है ना। तो सब्सटैंशियल इंटरेस्ट का मतलब होता है कंपनी के केस में 20% इक्विटी शेयर्स, और फर्म एओपी के केस में, बाकी कोई भी केस में 20% प्रॉफिट शेयर। तो जिस बंदे के पास कंपनी के अंदर या फर्म के अंदर या एओपी के अंदर सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, तो वो कंपनी के लिए क्या मान लिया जाएगा? रिलेटेड पर्सन। और सिर्फ वो पर्सन नहीं, उसके जो रिलेटिव्स है वो भी हमारे क्या मान लिए जाएंगे? रिलेटेड पर्सन्स और रिलेटिव्स। तो वो इंडिविजुअल जिसके पास सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है और उसके सारे रिलेटिव्स। तो फारूक हक is related person to Reliance because he holds more than 20% equity shares, and all family members of Farooq Haq will also be related persons for Reliance. Okay. फिर उसके बाद है a company, firm, AOP, HUF having a substantial interest in the business or profession of the assessee. अब उल्टा केस, अब यहां assessee है, तो देखो ये थर्ड और फोर्थ सेम है, सिर्फ थर्ड में सब्सटैंशियल इंटरेस्ट किसके पास है? एक इंडिविजुअल के पास, एक लिविंग पर्सन के पास। यहां सब्सटैंशियल इंटरेस्ट किसके पास है? कॉर्पोरेट्स के पास। तो ये एक असेसी है जिसके अंदर RIL का सब्सटैंशियल इंटरेस्ट 21% शेयर्स है इस असेसी के। तो फिर रिलेटेड पर्सन कौन कौन माने जाएंगे इस असेसी के लिए? देखो, सो रिलायंस इज होल्डिंग 21% ऑफ द असेसी। नाउ सी, or any director, partner or member of such company, firm or AOP or family, or any relative of such director, partner, member, so and so shall be deemed to be related person. तो Reliance Industries Limited to related person है ही, इसके पूरे डायरेक्टर्स और उनके रिलेटिव्स ऑफ डायरेक्टर्स, ये सब के सब यहां क्या मान लिए जाएंगे? रिलेटेड पर्संस। तो सब्सटैंशियल इंटरेस्ट असेसी के लिए ये सारे लोग रिलेटेड पर्सन मान लिए जाएंगे। कंपनी जिसके पास सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है असेसी के अंदर, उस कंपनी के दूसरे डायरेक्टर्स पूरे के पूरे, और उन डायरेक्टर्स के पूरे रिलेटिव्स। अगर ये फर्म है तो फर्म, उसके पार्टनर्स और पार्टनर्स के पूरे रिलेटिव्स। अगर ये एओपी है तो एओपी, उसके मेंबर्स और वो मेंबर्स के सारे रिलेटिव्स। अगर एचयूएफ है तो एचयूएफ, उसके मेंबर्स और उनके सारे रिलेटिव्स। ऐसे कंपनी, डायरेक्टर्स, रिलेटिव्स, फर्म, पार्टनर्स, रिलेटिव्स, एओपी और एचयूएफ, मेंबर्स, रिलेटिव्स। ये सब का यहां सब्सटैंशियल इंटरेस्ट नहीं, ये सबको यहां रिलेटेड पर्सन मान लिया जाएगा। सब्सटैंशियल इंटरेस्ट किसका है? कंपनी का, फर्म का, एओपी का, एचयूएफ का। हाँ, बड़ा मस्त डेफिनेशन है और अभी खत्म नहीं हुआ है, आगे बढ़ते हैं।
फिर आया कंपनी फर्म एओपी और एचयूएफ of which a director, partner or member or as the case may be has a substantial interest in the business or profession of the assessee or any director, partner, member of such company, firm, AOP or relative of such director, partner or member. अब सेम चीज है जो 4 में था, सिर्फ डिफरेंस क्या है अब यहाँ कि यहाँ सब्सटैंशियल इंटरेस्ट जो है वो डायरेक्टर का है, यानी ये रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, ये उसके डायरेक्टर्स हैं और उनके रिलेटिव्स हैं, ठीक है। इनमें से एक डायरेक्टर है मिस्टर ए और यहां असेसी है, तो ये ए का इधर सब्सटैंशियल इंटरेस्ट असेसी के अंदर, तो ये ए का भी अगर यहां सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, वन ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ रिलायंस, मान लो कि एक अंबानी, मिस्टर मुकेश अंबानी का यहां पे सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, तो फिर रिलायंस, अदर डायरेक्टर्स ऑफ रिलायंस, मुकेश के साथ जो बाकी डायरेक्टर्स हैं और ये सब के रिलेटिव्स, ये सब क्या मान लिए जाएंगे, रिलेटेड पर्संस। तो 4 और 5 में डिफरेंस क्या है, 4 में क्या था कि कंपनी के पास सब्सटैंशियल इंटरेस्ट था तो तीनों रिलेटेड बन गए। अब यहां एक आध डायरेक्टर का सब्सटैंशियल इंटरेस्ट या एक आध पार्टनर का सब्सटैंशियल इंटरेस्ट, तो वो पार्टनर तो रिलेटेड है ही, उसकी फर्म, बाकी पार्टनर्स और सबके रिलेटिव्स रिलेटेड पर्सन मान लिए जाएंगे। तो अगर ये असेसी में से किसी को भी पेमेंट करेगा तो वो 48(2) में कवर हो सकता है नहीं होगा। और फिर आखिरी पॉइंट, एनी पर्सन हु कैरीज ऑन बिजनेस और प्रोफेशन वेयर द असेसी बीइंग एन इंडिविजुअल और एन रिलेटिव ऑफ सच असेसी हैज अ सब्सटैंशियल इंटरेस्ट इन द बिजनेस और प्रोफेशन ऑफ दैट पर्सन। अब ये उल्टा केस, ये 4th पॉइंट का उल्टा केस, यानी यहां क्या है, अभी तक क्या देखा कि वो इंडिविजुअल हमारे अंदर सब्सटैंशियल इंटरेस्ट होल्ड कर रहा था तो वो हमारा रिलेटिव माना गया। अब उल्टा केस है, हम यानी असेसी उसके बिजनेस में सब्सटैंशियल इंटरेस्ट होल्ड करते हैं तो भी वो हमारा रिलेटिव माना जाएगा। उल्टा केस, वो हमारे में सब्सटैंशियल इंटरेस्ट होल्ड करे तो भी वो अपना रिलेटिव है, और हम उसमें सब्सटैंशियल इंटरेस्ट होल्ड करें तो भी वो हमारा रिलेटेड पर्सन है, ऐसा समझे। सो दिस ए पॉइंट इज अपोजिट टू 4th पॉइंट, वो हम में या हम उसमें, ईदर और। एंड सिमिलरली दिस बी, ये जो है, ये जो ऊपर में देखा उसका अपोजिट, कि अगर हम उस कंपनी में सब्सटैंशियल इंटरेस्ट होल्ड करते तो वो अपना रिलेटेड पर्सन माना जाएगा। तो देखो इसमें लिखा, वेयर द असेसी बीइंग अ कंपनी, फर्म, एओपी और एचयूएफ और एनी डायरेक्टर of such company, firm, HUF or any relative has a substantial interest in the business or profession of that person. तो ये पूरा उल्टा केस हो गया। कैसे, देखो कि ये अपनी कंपनी है, ये डायरेक्टर्स है और ये उनके रिलेटिव्स है और ये अपन ही असेसी है, अब असेसी अपन है और ये कोई पर्सन है, इज अ थर्ड पर्सन, इनका सब्सटैंशियल इंटरेस्ट या डायरेक्टर्स का सब्सटैंशियल इंटरेस्ट या रिलेटिव का सब्सटैंशियल इंटरेस्ट, इनमें से कोई भी अगर यहां सब्सटैंशियल इंटरेस्ट होल्ड करे, कंपनी हो या उसके डायरेक्टर्स या उनके रिलेटिव्स, बहुत वास्ट डेफिनेशन है। मान लो कि नीता अंबानी कौन है, मुकेश अंबानी की वाइफ। नीता अंबानी उसकी सहेलियों के साथ एक फर्म डालती है, एक पार्टनरशिप फर्म। तो नीता अंबानी कौन हुई? आजकल तो नीता अंबानी एक्चुअली डायरेक्टर भी है रिलायंस में, वो वुमेन डायरेक्टर है। कंपनी लॉ में पढ़ा होगा ना आपने, वुमेन डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट एक है। सो शी इज अ वुमेन डायरेक्टर ऑफ रिलायंस, पहले नहीं थी। अच्छा चलो उसके बच्चों को ले लेते, तो बच्चे अभी डायरेक्टर्स नहीं है मुकेश अंबानी के, तो वो रिलेटिव में आएंगे। तो बच्चे का भी अगर कोई कार्ड फर्म है, हाँ फर्म है, और कंपनी अगर उस फर्म को कोई पेमेंट देती है तो वो 48(2) में कवर हो सकता है इस क्लॉज के अंदर। तो हम बोलेंगे देखो, डायरेक्टर का बच्चा यानी रिलेटिव उस फर्म में सब्सटैंशियल इंटरेस्ट होल्ड कर रहा है, 20% या उससे ज्यादा उसका प्रॉफिट शेयर है, और कंपनी अगर उसको पेमेंट करे
तो yes, they are having substantial they are having the relationship of related persons. दो तीन बार पढ़ के रखने गए. अब बताओ कि ये आप ऑडिट करने जाओगे अगर, सो विल यू बी एबल टू नो ऑल दीज? एक तो इतना बड़ा डेफिनेशन. अब आप प्रैक्टिकल में लगाना है तो रिलायंस को ऑडिट करने गए तो पहले उनको पूछना पड़ेगा आपके डायरेक्टर्स की लिस्ट दो. चलो लिस्ट आ जाएंगी. फिर आप कहोगे इनके रिलेटेड पर्सन्स की लिस्ट दो. डायरेक्टर को जाकर पूछोगे बीवी का नाम. बोलेंगे साला क्या पूछ रहे हैं आर्टिकल. फिर बोलेंगे बच्चों का नाम, बच्ची का नाम. दो चार पढ़ेंगे. तो खैर ये सब प्रैक्टिकली आपके लिए एज एन आर्टिकल पॉसिबल नहीं है. तो सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स क्या करते हैं कि कंपनी से ही एक बुला लेते हैं, उनको लेटर लिखते हैं कि प्लीज टेल अस हैव यू मेड एनी पेमेंट टू एनी रिलेटेड पर्सन्स इन अकॉर्डेंस विद 48(2). तो कंपनी एक अपने को रिप्लाई देती है कि फलाने फलाने पेमेंट हमने रिलेटेड पर्सन्स को किए हैं या नहीं किए हैं. तो वो जो हमको रिपोर्ट देंगे वो हम हमारे ऑडिट रिपोर्ट में इंक्लूड कर लेंगे. सो व्हाट यू डू इज यू जस्ट पुट अ क्वेश्चनर and get a reply and then you state that in your audit report. और ऑडिट रिपोर्ट में बहुत कन्वीनियंटली हम क्या लिख देते हैं, as per the information given to us, as per the information given to us by the assessee, we state that the following payments have been made to related person during the year. और अगर उन्होंने रिप्लाई नहीं दिया तो हम कुछ नहीं लिखेंगे. अरे हम कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी थोड़ी है जाके पता लगाएंगे कौन किसका रिलेटिव है और उसको पेमेंट दिया नहीं दिया. नो. तो सीए का जॉब बहुत मस्त होता है. इंफॉर्मेशन मिली तो लिख दो, नहीं मिली तो कुछ मत लिखो. अच्छा चलो आगे चलते हैं. फिर एक्सप्लेनेशन में लिखा है कि फॉर द पर्पस ऑफ दिस सबसेक्शन अ पर्सन शैल बी डीम्ड टू हैव अ सब्सटैंशियल इंटरेस्ट. सब्सटैंशियल इंटरेस्ट का डेफिनेशन दिया है, सबको मालूम है 20%. 20% को सब्सटैंशियल इंटरेस्ट कहते हैं अपन. तो एक बार पढ़ लो इसको. देखो, इन केस वेयर द बिजनेस और प्रोफेशन इज कैरिड ऑन बाय कंपनी, such person is at the time during the previous year the beneficial owner of shares, not being shares entitled for a fixed rate of dividend, whether with or without right to participate. यानी not being preference shares in short लिख दो ऊपर, not being preference shares. प्रेफरेंस को अपन काउंट नहीं करेंगे, अपन लेंगे इक्विटी. तो 20% इक्विटी होल्डिंग अगर है तो उसको कहते हैं सब्सटैंशियल इंटरेस्ट. कैरिंग नॉट लेस देन 20% ऑफ द वोटिंग पावर. 20% वोटिंग पावर अगर आपके पास है, यानी वही ना 20% शेयर्स यानी 20% वोटिंग पावर. तो 20%, लेकिन टेक्निकली बोलो तो 20% वोटिंग पावर देखना पड़ेगा. Now sometimes you may be holding less shares but you may be holding 20% वोटिंग पावर. अगर ऐसा है 10% शेयर्स होल्ड करके 20% वोटिंग पावर आपके पास है तो आपको सब्सटैंशियल इंटरेस्ट होल्डर माना जाएगा. ओके. तो जनरल टर्म्स में अपन 20% शेयर्स बोलते हैं बट टेक्निकली इट इज 20% वोटिंग पावर. आप पूछेंगे सर ऐसा कैसे हो सकता है? अरे हो सकता है ना, डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स के शेयर्स है तो हो सकता है. नंबर वाइज कम लेकिन वोटिंग पावर ज्यादा हो सकता है. कॉन्सेप्ट है ना कंपनी लॉ में, डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स. और दूसरा पॉइंट है कि एनी अदर केस इट इज नॉट लेस देन 20% ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस और प्रोफेशन, यानी 20% प्रॉफिट शेयर. तो अगर ये फर्म है तो 20% प्रॉफिट शेयर, एओपी है 20% प्रॉफिट शेयर, कंपनी है 20% वोटिंग पावर. ओके.